हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक हिडन चार्जेस जो है हमें पे करना पड़ता है। उस हिडन चार्ज का नाम है दोस्तों डीपी चार्जेस। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स है या जो अभी न्यू स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो उन्हें इस डीपी चार्जेस क्या होते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है और किस तरह से हमें जो है पे करना पड़ता है और हम क्या इससे बच सकते हैं क्या, या फिर ज्यादा डीपी चार्जेस देने से हम किस तरह से बचे, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स को बाय सेल करते हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भाई डीपी चार्जेस होता क्या है और हमें कितना देना पड़ता है और क्या हम इससे बच सकते हैं क्या, या फिर ज्यादा डीपी चार्जेस देने से हम बच सकते हैं क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक चीज समझना होगा कि भाई जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर को बाय करते हैं डिलीवरी पे मतलब भाई हमने शेयर्स को बाय किया, ठीक है, 2 से 3 दिन उसे लगते हैं, उसके बाद में वो हमारे डीमेट अकाउंट में आकर जमा हो जाता है, ठीक है, क्रेडिट हो जाता है, मतलब जिसको हम कहते हैं होल्डिंग पे। ओके, तो भाई अब चाहे किसी भी ब्रोकर के थ्रू हमने बाय किया, बहुत सारे जो है ब्रोकर्स है, तो भाई अब इन ब्रोकर के थ्रू हमने बाय किया तो अब जो हमारा डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट होंगे, वो जमा होंगे। तो ये जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है दोस्तों, तो ये 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हीं में से किसी एक के पास में ये होता है। अब ये जो डीपी चार्जेस का जो फुल फॉर्म है डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और हमारे इंडिया में 2 ही जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। ओके, तो इन सीडीएसएल और एनएसडीएल इन दोनों में से किसी एक के पास में हमारे ब्रोकर जो है हमारा डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन करता है। ओके, और हमको ये बात मालूम है कि हम जब भी कोई शेयर स्टॉक को डिलीवरी पे बाय करते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। हमारा डीमेट अकाउंट जो है एक वॉलेट की तरह काम करता है। जिस तरह से वॉलेट के अंदर हम पैसे रखते हैं उसी तरह से इस डीमेट अकाउंट के अंदर हमारे जो शेयर है स्टॉक्स है वो रखे जाते हैं। और ये जो डीमेट अकाउंट है ये सीडीएसएल या एनएसडीएल इनमें से किसी एक के पास में ही जो है हमारा ब्रोकर ओपन करता है। ओके, तो भाई अब ये जो हम जो शेयर बाय किए जो डीमेट अकाउंट में रखे जा रहे हैं तो इसका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसको जो सिक्योर रखना है ताकि हम कभी भी जो है उसके अंदर एक्सेस कर सके, उसे निकाल सके और सेल कर सके। तो इसकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने का जो काम है वो करता है यही 2 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल और सीडीएसएल। ओके, तो भाई अब ये जो इतना वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे जो हमने स्टॉक बाय किया है वो हमारे नाम से हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर सिक्योर रख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ चार्जेस तो वो लेंगे, है ना। तो इन्हीं चार्जेस को कहते हैं डीपी चार्जेस। और डीपी चार्जेस जो है दोस्तों वो हमेशा सेल साइट पे लगता है। सेल साइट पे मतलब जब आपने किसी स्टॉक को बाय किया, बाय करने के बाद में उसे होल्ड किया मतलब 2 से 3 दिन वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ गए। अब डीमेट अकाउंट के अंदर आ गए और आने के बाद में जब भी आप उसे सेल करोगे, ठीक है, चाहे फिर 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, तो उस समय आपको डीपी चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अब डीपी चार्जेस होते कितने हैं, तो भाई डीपी चार्जेस जो है 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, 15 रुपए से 20 रुपए तक के बीच में ये हो सकते हैं। जनरली 16 से 17 रुपए होते हैं ये, लेकिन मैं आपको एक जो है ऑलमोस्ट एक मतलब अराउंड का एक जो आंकड़ा बता रहा हूँ कि 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में ये हो सकते हैं डिफरेंट ब्रोकर जहां पे भी आपका जो है ट्रेडिंग और अकाउंट है। ठीक है, जो भी ब्रोकर से आप स्टॉक जो है बाय कर रहे हो, ओके, तो वहां से डीपी चार्जेस वगैरह जो है आपको पे करना पड़ता है। तो डीपी चार्जेस जो है हमेशा सेल साइट पे लगेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपको जो कुछ कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करवा देता हूं। जैसे कि भाई आपने किसी स्टॉक को, किसी शेयर को बाय किया, ठीक है, और सेम डे उसे सेल कर दिया, तो ये तो हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब भाई मार्केट जो है 9:15 बजे ओपन होता है। अब 9:15 बजे के बाद में आपने किसी शेयर को बाय किया, ठीक है, बाय किया और बाय करने के बाद में 3:30 बजे से पहले उसको बेच दिया, क्योंकि 3:30 बजे जो है मार्केट क्लोज होता है। तो सेम डे को मतलब मंडे को 9:30 के बाद बाय किया, 9:15 के बाद में बाय किया और 3:30 बजे से पहले बेच दिया, तो ये हो गया आपकी इंटरडे ट्रेडिंग। तो भाई इसके अंदर आपको डीपी चार्जेस देना नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक को आपने बाय किया था वो तो इंटरडे ट्रेडिंग में गया, मतलब वो आपके डीमेट अकाउंट में आया ही नहीं। और जब डीमेट अकाउंट में आया ही नहीं तो फिर आपको डीपी चार्जेस देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। ठीक है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो नए ट्रेडर इन्वेस्टर आते हैं, उनको ये चीज नहीं समझती है।
ठीक है। तो सेम डे अगर आपने सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर दिया तो आपको डीपी चार्जेस देना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि मान लो आपने कोई शेयर है जिसका नाम है एबीजेड, ठीक है। एबीजेड कोई कंपनी है, उसके आपने 10 शेयर बाय किए। 10 शेयर बाय करने के बाद में वो आपके डीमेट अकाउंट में आ गए। आपने एक हफ्ता उसको अपने पास में रखा। अब एक हफ्ता रखने के बाद में आपने एक दिन क्या किया, कोई भी एक दिन उस एबीजेड शेयर के जो 10 शेयर आपके पास में थे तो आपने 9:30 बजे एक शेयर सेल किया, ठीक है। उसके बाद में 10 बजे एक शेयर सेल किया, उसके बाद में 11 बजे एक शेयर सेल किया, ठीक है। मतलब आपने 10 शेयर में से 3 शेयर अलग अलग टाइमिंग पे सेम डे शेयर जो है सेल कर दिए। तो भाई आपको इस केस में तीनों बार जो है डीपी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तीनों बार आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा, जो 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में हो सकता है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर बाय करके रखे हैं, ठीक है, जितने भी, तो अगर आप एक ही शेयर सेल कर रहे हो तो भी आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। और 10 भी शेयर सेल कर रहे हो तो भी आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप अलग अलग सेल कर रहे हो, मतलब 10 शेयर से, ठीक है, एक शेयर सेल किया आपने तो एक शेयर के भी आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। फिर दूसरा शेयर बाद में और शेयर जो है सेल किया तो भी उसके भी डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो हो सके तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि आप जो है जो पूरे जो शेयर है आपके, ठीक है, तो एक साथ सेल करने की कोशिश करें ताकि आपको डीपी चार्जेस कम से कम देना पड़े। नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं, नए ट्रेडर्स, इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कोई 30 रुपए वाला एक शेयर बाय कर लेते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। अब आ गया वो उनके डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट में आने के बाद में 30 रुपए का शेयर है, ठीक है। अब वो 30 रुपए का शेयर हो गया 40 रुपए का, ठीक है। अब 40 रुपए का हो गया तो उन्होंने 10 रुपए का प्रॉफिट लेके उसको सेल कर दिया, तो उनको प्रॉफिट हो रहा 10 रुपए का। अब 10 रुपए में भी कुछ जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो कट गए, ठीक है ना। उसके बाद में अब यहाँ पे उनको बचे उनके पास में 9 रुपए। तो जब उन्होंने सेल किया एक शेयर को तो यहाँ पे लग गया उनको डीपी चार्जेस। अब डीपी चार्जेस 15 से 20 रुपए के बीच में होता है। तो मुझे ये बताइए कि फिर उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि भाई आप कितने शेयर बाय कर रहे हो, कितने सेल कर रहे हो। तो यहाँ पे मेन चीज जो आपको समझने वाली है कि आप किसी शेयर्स को सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर रहे हैं तो भाई आपको जो है डीपी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। और किसी कंपनी के शेयर्स को आपने बाय किया, उसको होल्ड रखा, डीमेट अकाउंट में आ गया, और उन शेयर्स को अगर आप एक साथ पूरे, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 10 हो, एक साथ अगर आप सेल करते हो तो आपको एक ही बार डीपी चार्जेस देना है, ठीक है। लेकिन तीसरे केस में अगर आपने एक कंपनी के शेयर बाय किए, आपके डीमेट अकाउंट में आ गए, होल्ड किया, और उसके बाद आप एक एक करके भी उन्हें जो है सेल कर रहे हैं एक एक करके, तो आपको हर बार जो है डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो होप दोस्तों डीपी चार्जेस की पूरी कंसेप्ट आपके समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।